बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो खेलों की सरगर्मियां तो दुनिया भर के खेलों की सरगर्मियों की तरह इस वक्त मुअत्तल हैं, लेकिन दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस की वबा से जो एक इन्हितात पैदा हो गया था, एक लोगों के दरमियान दूरियां पैदा हो गई थीं, उस हवाले से लॉकडाउन है, खामोशी है। लेकिन मुस्तकबिल करीब में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर दुनिया जो कि दूरियों में तब्दील हो गई थी, अब एक बार फिर शायद आने वाले दिनों में, जिसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, एक बार फिर वैसी ही दिखाई देगी जैसे पहले थी। लेकिन कैसी होगी ये दुनिया, इस बारे में कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पर कही जा सकती है वो ये कि एहतियाती तदाबीर के साथ, मास्क के साथ ज़िंदगी का यह सफ़र आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्तकबिल के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और दूसरी जानिब अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। उधर इस साल अक्टूबर में ICC वर्ल्ड कप T20 क्या मुनक्किद हो सकेगा, जिसके ऊपर गहरे स्याह बादल ख़दशात के मंडला रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल इस साल अगस्त में इस बारे में कोई हतमी फैसला करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्रंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां अपने TV राइट्स और कमर्शियल डील के हवाले से सर जोड़कर बैठा हुआ है, मनसूबाबंदी कर रहा है, वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मुश्किल सूरत हाल में गरीब नादार अफराद की जो कि क्रिकेट से वाबस्ता हैं उनकी मदद के लिए एक पैकेज मुतारिफ कराया जो कि काबिल तहसीन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में भी सोच रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें खिलाड़ियों की तादाद तो कम की जाए, लेकिन खिलाड़ियों का मुआवजा, खिलाड़ियों की मराआत वही रहेंगी जो कि पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों को इत्तलात ये हैं कि फाइनल कर चुके हैं और इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शायद एक कैटेगरी तब्दील हो जाए। माजी के 2019-20 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखते हैं तो उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में उस वक्त के कप्तान सरफराज अहमद के साथ पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम और चैम्पियन स्पिनर यासिर शाह शामिल थे। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में बाबर आजम के अलावा सरफराज अहमद और यासिर शाह को शायद इस कैटेगरी में अपनी जगह बरकरार रखना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक वक्त था कि पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम की क़यादत का हुमा सरफराज अहमद के सर सजा हुआ था, लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले और सरफराज अहमद जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, अब कप्तानी तो दूर की बात, वो पाकिस्तान की टेस्ट और T20 टीम का हिस्सा भी नहीं है। पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज़ होम ग्राउंड पर श्रीलंका के खिलाफ खेली थी और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान को एक वनडे इंटरनेशनल नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के फ़ौरन बाद खेलना था। और इत्तलात यही है कि अगर वो वनडे मुनक्किद होता तो शायद उसमें भी सरफराज अहमद शामिल ना होते। अब सरफराज अहमद के हवाले से इत्तलात ये आ रही हैं कि सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में न रखने का फैसला किया गया है। सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी का पार्ट थे साल 2019-20 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अब चूंकि वो पाकिस्तान की टेस्ट वनडे T20 टीम के न सिर्फ कप्तान बरकरार रह सके हैं बल्कि वो टीम में भी शामिल नहीं है, तो इस तनाजुर में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने यह फैसला किया है कि एक खिलाड़ी जो कि टीम का पार्ट नहीं है, एक खिलाड़ी जो कि इस वक्त टीम में कप्तान नहीं है, उसको किस बुनियाद पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। तो सरफराज अहमद के लिए एक और बड़ा झटका है। सरफराज अहमद जो पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के कप्तान थे और वो अब जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धो बैठे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। सिकंदर बख्श साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको, और आपके लिए कितनी हैरानकुन बात है या आप इसकी उम्मीद कर रहे थे? जी सिकंदर बख्श साहब, सॉरी, फिर से रिपीट करना का सवाल। मैंने कहा कि आपके लिए कितनी हैरानकुन बात है कि सरफराज अहमद नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी का पार्ट नहीं होंगे, बी कैटेगरी में भी नहीं होंगे, या आप समझ रहे थे कि ऐसा होना सरफराज के लिए अब मुमकिन दिखाई दे रहा है?
देखें, ये तो बहुत पहले मेरे हिसाब से, देखें मैं तो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो थीम है या उसका जो पॉलिसी है या उसके जो स्ट्रक्चर है उसको मैं मानता ही नहीं। ये ऐसा है जैसे किसी को नवाज दिया गया, पूरे साल वो लड़का क्रिकेट खेले, अनफिट हो जाए, ना खेले, घर में बैठा है, शादियां कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। हमारे इस मुल्क के खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अब सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कट डाउन किया जा रहा है। हम लोग अभी भी लोगों को वही बड़ी बड़ी अमाउंट्स दे रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर सरफराज को ड्रॉप कर दिया गया था तो उसके 3 महीने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद कैंसिल होना चाहिए। तो इनको अपनी एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो हर क्वार्टरली इवैल्यूएट होगा। अगर आप टीम के अंदर हैं तो वो कंटिन्यू करेगा, अगर आप फिट हैं तो वो कंटिन्यू करेगा, आप अनफिट हैं तो आपको 2 महीने मिलेंगे कि आप फिट होकर वापस आ जाएं, अगर आप टीम से बाहर हो गए तो आपको 3 महीने मिलेंगे कि आप फॉर्म में इनफॉर्म होकर वापस टीम में आए। और अगर नहीं आते, नहीं फिट होते, जैसे हसन अली नहीं फिट हो रहे, सरफराज टीम के अंदर अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको उनको फारिग करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से। और जब नए बच्चे अंदर आ जाते हैं, जैसे कि नसीम शाह अंदर आ गया और मूसा आया था, तो मूसा को आप 1 क्वार्टर के लिए आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें, सी कैटेगरी का, नसीम शाह को दें और देखें वो कंटिन्यू करते हैं नहीं करते। इस किस्म का एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप जो है अब बैठ के, इन्होंने सबने बैठ के बनाया होगा, जो चहीते होंगे, जो 19-20 लड़के होंगे उनको भी डाला होगा, सिफारिशें आ गई होंगी दाएं बाएं से, तो आप लोग वो उसको करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो सरफराज को बहुत पहले से ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1-2 दफा सवाल भी उठाया था कि 6 महीने उसको बगैर खेले, किसी टीम का हिस्सा हुए, यानी कि वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा किसी भी फॉर्मेट में नहीं था और वो ही वॉज एंजॉयिंग द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग खबर नहीं है। मेरे हिसाब से तो इसको और भी अच्छी तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बनाना चाहिए। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं सिकंदर बख्श साहब के सरफराज अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी का पार्ट नहीं है तो इसमें वो बिल्कुल जो है वो एलिजिबल नहीं है, जो कि वो 6 महीने से पाकिस्तान टीम से बाहर हैं, कप्तानी उनके हाथ से जा चुकी है। लेकिन सरफराज अहमद साहब, एक खिलाड़ी जो कि टीम में पहले कप्तान था, एक खिलाड़ी जो कि टीम की पहले फाइनल 11 बनने से पहले ही ऑटोमेटिक चॉइस हुआ करता था, अब वो ना सिर्फ टीम में है नहीं है, बल्कि अब अगर उसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर देंगे, इत्तलात यही आ रही हैं कि वो ए कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे, बी कैटेगरी में नहीं होंगे, सी कैटेगरी में मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, और इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि शायद वो किसी भी कैटेगरी का पार्ट नहीं हो। तो ये कितना सरफराज अहमद के लिए दिल गिरफ्तार होगा, कितना उनके हौसले को पस्त करने के लिए, उनके मोराल को डाउन करने के लिए उनके लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब होगा। एक क्रिकेटर के लिए तो सबसे बड़ी जो झटका होता है वो टीम का हिस्सा ना होना। सरफराज ने इस टीम को नंबर 1 पहुंचाया और नंबर 1 तकरीबन कितने महीनों तक था, ये तकरीबन 12 महीने तक या उससे ज्यादा, 1 साल से ज्यादा ये नंबर 1 थी पाकिस्तान की टीम, उसकी कप्तानी में। उससे बड़ा एक प्लेयर को झटका नहीं होना चाहिए कि वो टीम का हिस्सा नहीं है। पैसे तो टीम में आने के बाद खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। अगर सरफराज का फोकस सिर्फ ये कि मेरा एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, बाकी मैं टीम में खेलूं ना खेलूं, तो वो फोकस नहीं है। उनका फोकस होना चाहिए टू मेक अ कमबैक इन द टीम। हमने पूरा PSL देख लिया कि उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो कि उनकी होनी चाहिए थी, तो वो ये तो उनके लिए, अच्छा देखिए क्रिकेट को मैं हमेशा कहता हूँ ये रूथलेस गेम है, सख्त किस्म का जालिम खेल है। यहाँ पे जब आप टीम के अंदर होते हैं तो सारे आपके गिट घूम रहे होते हैं, सेलेक्टर की पूरा क्रिकेट बोर्ड आपको चाय के लिए भी पूछता है, हर चीज के लिए। टीम से बाहर होते ही हर कोई आपको भूल जाता है। ये क्रिकेट का एक बहुत ही तल्ख किस्म का हकीकत है जिसको आपको मानना पड़ेगा, जो क्रिकेट के अंदर आता है और जो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। इसी तरह आप देखें, एक अदाकार होता है, जब तक उसकी हिट फिल्में हो रही होती हैं वो कामयाब होता है, जैसे ही हिट फिल्में उसकी खत्म होती हैं, उसको काम नहीं मिलता, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो सरफराज को इस वक्त सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए टू मेक अ कमबैक इन द टीम, कि किसी तरह वो टीम में वापस आए। उसका फोकस जो है नहीं होना चाहिए कि मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल रहा और वो डिप्रेशन में चले जाए। डिप्रेशन में उसको 6 महीने पहले से अंदर होना चाहिए कि मैं टीम का हिस्सा नहीं हूँ। क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और जो बात कर रहे हैं कि ये दुनिया
चढ़ते सूरज की पूजा करती है। और सरफराज अहमद जो माजी में पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के कप्तान थे, हर कोई उनकी बात कर रहा था। पहले टीम से गए, कप्तानी से गए, और अब उनके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिसल रही हैं। और ये दुनिया की रीत है, सिकंदर बख्श साहब ये कह रहे हैं। और इस बात की गमाज़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी के बयानात भी करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबरा एहसान मानी साहब की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो गुज़िश्ता साल जब वर्ल्ड कप 2019 के लिए पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन होगा ये सवालात उठ रहे थे, तो अप्रैल 2019 में एहसान मानी साहब ने अपने पहलू में सरफराज अहमद को बिठाकर ना सिर्फ ये कहा था कि वो वर्ल्ड कप 2019 में टीम की क़यादत करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास सरफराज से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। सरफराज टेस्ट टीम के भी कप्तान होंगे, शॉर्टर वर्जन के भी कप्तान होंगे। लेकिन फिर अप्रैल गुजरा, वर्ल्ड कप गया और सरफराज अहमद की कश्ती डूबती रही, और अब ऐसा लगता है कि वो साहिल से बहुत दूर नज़र आ रही है। एहसान मानी ने आपने सरफराज अहमद के बारे में माजी में क्या कहा था, और अब 1 साल के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आइए आपको दिखाते हैं। मैं आप लोगों को फिर आज कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज हमारे कप्तान हैं। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। टेस्ट मैच और शॉर्ट फॉर्म की कप्तानी अलग होनी चाहिए। कुछ मुल्क करते हैं, मेरे ख्याल में हमारे लिए अभी मुनासिब नहीं है। इनकी कप्तानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में भी और ODIs में भी। इनके दौर में हमारे रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं, और अगर आप देखें जो हमारी परफॉर्मेंस T20s में रही है, 11 कंसेक्यूटिव विन्स, रिकॉर्ड है ये दुनिया का। जिस तरह हम लोग ने ODI उसमें परफॉर्म किए वो बड़ा क्रेडिबल है। तो सरफराज, मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप कप्तान हैं और इंशाल्लाह आप ही के साथ चलेंगे आगे। सिकंदर बख्श साहब, जो आपने कहा हमने आपको लोगों की ज़बान के मुताबिक यहाँ पर दिखा भी दिया। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अप्रैल 2019 में वो कह रहे थे कि जनाब वर्ल्ड कप में भी कप्तान होंगे, तवील फॉर्मेट के में भी वो क़यादत करेंगे, और उनकी कारकर्दगी के वो कुछ आदाद शुमार हमारे साथ शेयर कर रहे थे, बता रहे थे 1 साल पहले कि जनाब 11 मुसलसल सीरीज़ पाकिस्तान इनकी क़यादत में जीता है, और कह रहे थे कि उनको दूर दूर तक सरफराज के अलावा कोई कप्तान दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आखिरी 4 टीमों में जगह नहीं बनाती है, तो सरफराज की कप्तानी चली जाती है। फिर सरफराज अहमद एक सीरीज़ क्या हारते हैं श्रीलंका के ख़िलाफ़ के वो 11 मुसलसल सीरीज़ जीतने की जो रिवायत थी उसको पसे पुश डालकर उनसे T20 टीम की क़यादत भी ले ली जाती है। और सितम ज़रीफ़ी है कि अब वो टीम का पार्ट भी नहीं है। फिर टेस्ट टीम की क़यादत से भी उनको अलहदा कर दिया जाता है, अज़हर अली के सर पर क़यादत का होमा बिठा दिया जाता है। तो ये तल्ख़ हक़ाइक़ तो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। देखें, एक ज़माने में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सियासत कर रहे थे और सब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया के सारे लीडर जो हैं वो ऑफिस होल्डर्स हैं और इंस्ट्रक्शन लेते हैं। आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका जो क्रिकेट बोर्ड है मेरे हिसाब से उन्हीं के अल्फाज उनके ऊपर सूट करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, मैं उनका इसलिए बार बार अपने प्रोग्राम में इसलिए जिक्र करता हूं कि वो हमारे कुलीग, हमारे कप्तान, हमारे क्रिकेटर हैं। तो अगर कोई और होता तो मैं नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं। उन्होंने ये बात कही कि आज क्रिकेट बोर्ड के जितने भी ऑफिशियल्स हैं ये ऑफिस होल्डर्स हैं, उनका अपना विजन नहीं है। जब ये आए थे, इंग्लैंड से लेकर आए थे, तो उन्होंने पूछा था सरकार मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि जी आप डिपार्टमेंट को खत्म कर दें। बगैर सोचे, बगैर समझे उन्होंने ये सब कुछ किया। उनका अपना विजन नहीं है। ये क्रिकेट बोर्ड जो है पीछे से चलता है और इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और आपको पता है कि इमरान खान के जो क्लोज तरीन लोग हैं वो इसको क्रिकेट को रन करते हैं। तो मैं इनको कोई ब्लेम नहीं करता, इनका अपनी कोई से नहीं है, वो चीज करते हैं। अगर वरना इनकी अपनी से होती तो इनको अब तक पता चल जाना चाहिए था कि कितना बड़ा नुकसान हो गया है पाकिस्तान की क्रिकेट को जब से ये डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं, लड़कों की नौकरियां चले गई हैं, लड़के भूखे मर रहे हैं। ये सारी चीजें इनको पता होनी चाहिए, मगर इसलिए कि इनको इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं, ये ऑफिस होल्डर्स हैं, ये कुछ नहीं करेंगे जब तक कि इनको कहा नहीं जाएगा। तो आप छोड़ दें इस बात को कि उन्होंने 1 साल पहले क्या कहा था, 2 साल पहले क्या कहा था। मगर सरफराज का फेट जो था, जो उनका फ्यूचर था, हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। हर प्रोग्राम में हम उनको वार्न कर रहे थे कि सरफराज साहब आपके लिए जॉब निकल जाएगी, परफॉर्म करें, आप परफॉर्म करें। सरफराज पीछे छुप रहे थे लड़कों के। 90% गलती सरफराज की खुद अपनी है कि वो आगे चढ़ के उन्होंने एज अ कैप्टन लीड नहीं किया, पीछे वो छुपते रहे, उसका नतीजा उनको आज मिल गया है। तो
forget about Ehsan Mani साहब, वसीम खान साहब, they are office holders, they take instructions, so just forget it. तो सिकंदर बख्श साहब, इस तनाजुर में जहां सरफराज से पहले कप्तानी चली गई, फिर टीम से चले गए, उसके बाद अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी वो हमें दिखाई नहीं देंगे, तो आपको क्या लगता है कि सरफराज अहमद क्या पहले आँख का तारा थे और अब किसी फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है? तो क्या इसको मैं उस कड़ी से जोड़ सकता हूँ, वो जो हर क्रिकेट बोर्ड आता है वो अपना कप्तान लेकर आता है, तो शायद सरफराज के बाहर होने में ये फैक्टर भी आप प्लस कर सकते हैं या आप इसको रूल आउट करते हैं? नहीं, सिर्फ हो सकता है ये फैक्टर सेकेंडरी है। ये जो टॉप प्रायोरिटी जो थी या टॉप जो चीज थी वो उसकी परफॉर्मेंस थी। अगर कोई लड़का अगर कप्तान परफॉर्मेंस दे रहा होता, मैच जिता रहा होता, मजाल नहीं थी कि क्रिकेट बोर्ड उसको हटाता, बिल्कुल नहीं हटा सकता था। ना वो अपनी जगह खोते, ना वो अपना स्टेटस खोते। वो अगर हर मैच में वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 1-2 मैच जिता देते, हर मैच में वो रन करते, बिल्कुल कोई उनको नहीं हटा सकता था। ये परफॉर्मेंस बेस्ड चीज होती है। देखें, क्रिकेट, मैंने आपसे कहा, बहुत तल्ख हकीकत है। आज बाबर आजम की हम सब पूजा करते हैं इसलिए कि जनाब वो बहुत जबरदस्त खेलता है, कल उसकी फॉर्म गिर जाएगी। मैंने इंजमामुल हक को 2003 के वर्ल्ड कप में रोते देखा है, जब उनसे रन्स नहीं हो रहे थे और हॉलैंड जैसी टीम से भी वो बैट एंड पैड से गेंद, मैं इस वक्त एनालिस्ट था तो मैं उनको दिखाता था सारी उनकी इनिंग्स, गेंद लगकर उनके बल्ले से रोल होकर स्टंप पे लग गई और बेल गिर गई हॉलैंड के खिलाफ। तो वो मेरे कमरे में जब आए देखने के लिए तो वो उनके आंखों में आंसू थे कि यार मुझे क्या हो गया कि मुझसे एक चौका नहीं लग रहा। ये क्रिकेट की बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया था 2003 वर्ल्ड कप के बाद। तो ये चीजें हर एक के ऊपर आती हैं, आपने उसको ओवरकम करना होता है, उसके ऊपर चढ़ाई करनी होती है, कम बैक करना होता है। इंजमाम ने कम बैक किया, फिर वो आके कप्तान बन गए। तो ये चीज होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप रोते हुए बैठे रहेंगे मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म गया। तो अब सरफराज के पास था, अगर आप PSL का पहला प्रोग्राम मेरा मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान का उठा के देखें, मेरे पास उसकी क्लिप मौजूद है, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं 2 लोगों पे नजर रख रहा हूँ, एक शर्जील के ऊपर और एक सरफराज पे। शर्जील की कमबैक देखना चाह रहा था कैसी है और सरफराज की परफॉर्मेंस देखना चाह रहा था। वो आपके सामने है। उधर भी उन्होंने शायद 1 मैच जिताया 10 में से, बाकी मैच में वो नहीं कर सके। जो एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का होना चाहिए, वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। ये हकीकत है एंड ही हैज टू एक्सेप्ट इट। ये जो मनाजर आप देख रहे थे, ये सरफराज के अच्छे दिनों के मनाजर थे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन भी सरफराज क्रिकेट में एक बार फिर अच्छे ही लेकर आएंगे। लेकिन एक बयानिया है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट की तरफ से हमें दिखाई दे रहा है। बाकी मामलात में तो शायद अलग अलग बयानात हों, लेकिन सरफराज के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हेड कोच मिसबाहुल हक हों, T20 कप्तान बाबर आजम हो या पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली हों, तीनों का सरफराज अहमद के हवाले से एक ही बयानिया है कि सरफराज अहमद फ़िलहाल टीम का पार्ट नहीं बन सकते। मिसबाहुल हक कहते हैं कि जनाब रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बाबर आजम कहते हैं कि सरफराज परफॉर्म करें तो टीम में आ सकते हैं, वो बाबर आजम जो पहले सरफराज की कप्तानी में खेलते थे। और अजहर अली ये कह रहे हैं कि हमारी टेस्ट टीम का कॉम्बिनेशन बन चुका है, मतलब कि वो छेड़ना नहीं चाहते रिजवान को। तो ये वाज़ेह पैगाम है सिकंदर बख्श सरफराज अहमद के लिए। यार देखो, आप ऐसी बात करो, टेस्ट टीम में अजहर अली क्यों लेकर आएंगे? वो अपनी जगह देंगे उनको कप्तानी की, राइट? आप ये देखें कि मतलब कि नाअहली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी सिलेक्शन कमेटी की इससे अंदाजा लगाएं कि जो लड़का उनका टॉप विकेट कीपर है वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में सेलेक्ट नहीं हुआ, अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 या 2 मैच खेले रिजवान। इससे बड़ी शर्म की बात हमारी सिलेक्शन कमेटी को जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आप बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हो, जो चुल्लू भर पानी होता है ना उसका इस्तेमाल करें। यानी कि आपका नंबर 1 विकेट कीपर पाकिस्तान का जो सारे फॉर्मेट में मौजूद है, वो आपकी फ्रेंचाइज के लिए सिर्फ 2 मैच खेला है या 3 मैच खेला है और कोई परफॉर्मेंस बच्चे की नहीं है, ना वो टीम का हिस्सा था। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? जब आपने उस लाडले को खिलाना ही है तो फिर वो कैसे खिलाएंगे? असूलन तो T20 में चले कप्तान नहीं तो आप सरफराज को रख सकते हैं T20 में, मगर फिर वही चक्कर है कि उसने कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर वो T20 में या वनडे में उसको लेते हैं तो कप्तानी जाएगी ना बाबर की, वो क्यों लेंगे उसको? और फिर मुझे नहीं लगता कि मिसबाहुल हक जो है उनके हक में है कि जनाब वो खेलें। उनका जो प्लेयर हैं जो कि आप, हमने तो बल्कि लिस्ट बनाई थी, मैं दोबारा वो निकालूंगा कि 4-5 लड़के उनके सिलेक्टेड लड़के हैं, वो तो खेले ही नहीं और वो T20 में होते हैं। इससे बड़ी
मैं समझता हूँ जुल्म, नाइंसाफी, ज्यादती क्या हो सकती है कि पाकिस्तान टीम के लड़के जो कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन सकते। ये एक शर्मनाक बात है। असूलन तो इसी बात से उनको कह देना चाहिए कि यार आप घर में बैठे। और आई एम रियली शॉक्ड, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता, हमारे दौर में ऐसी चीजें नहीं होती थी कि कोई लड़का टीम का हिस्सा, डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा नहीं और टीम में खेल रहा हो। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आई होप कि ये कोरोना के बाद जब इंग्लैंड टीम जाएगी तो आप इस पे नजर करेगा सेलेक्टर्स। खैर मैं नहीं समझता कि होगा, वही रिजवानी जाएंगे, वही उनकी चहीते हैं, नया विकेट कीपर नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो जनाब, आज पहले सेगमेंट में हमने बात की पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से, जिनके हवाले से इत्तलाती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो अपनी ए कैटेगरी को भी जो है हाथ से धो बैठे हैं और माजी की कैटेगरी में वो बाबर आजम और यासिर शाह के साथ ए कैटेगरी में शामिल थे, लेकिन अब दिखाई ये दे रहा है कि वो ए और बी कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक अच्छी खबर सामने आई है वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहबा की जानिब से, जिन्होंने कुछ 1,11,25,000 रुपये तकसीम किए हैं उन कामयाब एथलीट में जिन्होंने मुख्तलिफ़ इवेंट्स में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया, मेडल हासिल किए। और पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, खेलों की मुख्तलिफ़ फेडरेशन के लबों पर यह शिकवा दिखाई दे रहा है कि उनको जो फ़ंड मिला करता था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, वो अब उस तरह नहीं मिल रहा और ये शिकवा जो है वो वक्तन फ़वक्तन आवाज़ बुलंद कर रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में दीगर खेलों के हवाले से एक टास्क फोर्स बनाई थी, जिसकी सरबराही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी को दी थी, जो कि सिफारिशात मुरतब करके इत्तलाती हैं कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करा चुके हैं। लेकिन उसका क्या हुआ, अभी इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन स्पोर्ट्स फेडरेशंस के शिकवे शिकायतें अपनी जगह बरकरार हैं। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, उनके दरमियान भी एक रस्साकशी जारी है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में ये एक अच्छी और हौसला अफजा खबर है कि बैनुस्सूबाई राब्ता की जानिब से कामयाब एथलीट में रकूम तकसीम की गई हैं। पहले वो तफसीलात शामिल कर लेते हैं जिसकी बुनियाद पर बैनुस्सूबाई राब्ते की वज़ीर मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा ने मुख्तलिफ़ एथलीट्स को इनामी रकूम के चेक्स तकसीम किए हैं और तफसीलात क्या हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने साउथ एशियन गेम्स में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इनामात की मद में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 1,11,25,000 रुपये तकसीम किए। वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने गेम्स में शिरकत करने वाले 15 खिलाड़ियों को इनामी चेक दिए। गेम्स के एथलीट्स इवेंट में पाकिस्तान की जानिब से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब रहे थे। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में फ़ीकस 10 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की गई। सिल्वर मेडल टीम को 5, जबकि ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 2.5 लाख फ़ीकस इनामी रकम दी गई। PSB ने 13वें साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों को भी इनामात दिए। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने मेडल जीतने वाले ताइक्वांडो और स्क्वाश टीम के खिलाड़ियों में इनामी रकम तकसीम की। गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को 10 लाख, सिल्वर मेडल को 5 और ब्रॉन्ज मेडल में कामयाबी लेने वाले खिलाड़ियों को 2.5 लाख रुपये तकसीम किए गए। साउथ एशियन गेम्स गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को कुल 133 मेडल मिले थे। वफाकी वज़ीर खेल फहमीदा मिर्ज़ा ने टेनिस और वेट लिफ्टिंग के प्लेयर्स में भी इनामात तकसीम किए। वेट लिफ्टर्स में मजमूई तौर पर 62,50,000 और टेनिस खिलाड़ियों में 25 लाख रुपए तकसीम किए गए। और इस हवाले से अगर हम बात करते हैं वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहब की, जिन्होंने कामयाब एथलीट्स में चेक्स तकसीम किए, उनकी कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने मुख्तलिफ़ इवेंट्स में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि न सिर्फ आप अपने वालिदैन के लिए सर बुलंद करने का सबब बने हैं, बल्कि मुल्क के लिए भी आपकी इस गरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं आज ख़ास तौर पे, क्योंकि हम ये बच्चियां जो भी एथलीट्स में हमारे अवार्ड लेकर आई हैं और वहाँ पे सेफ गेम में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद किया और पाकिस्तान का कौमी तराना जब बजा
तो हमारे लिए बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था। मैं आज इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ जो एक नहीं 2 3 4 इवेंट्स में इन्होंने मेडल्स लिए हैं, और उसके लिहाज से सब बच्चियाँ जो बड़ी मेहनत करती हैं यहाँ तक पहुँची हैं। मैं इन्हें इनके वालिदैन को खराज तहसीन पेश करूँगी, के साथ साथ मैं इनकी फेडरेशन को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। साई साहब हों, जनरल इनके हैं सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र साहब, उन सब को जो अपने मेहनत से अपनी एफर्ट से उन्होंने पूरा जिस तरह बच्चों को सपोर्ट दिया, उसके लिए भी मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ। हमारे लिए बड़ा फ़ख्र है कि अरशद नदीम आज हमारे पास यहाँ मौजूद है, जो नेपाल में जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया। और हम जितने साबका रिकॉर्ड थे और प्रीवियस जो नेपाल गेम्स के रिकॉर्ड थे वो सब इन्होंने ब्रेक किए। अब तक इतना बड़ा थ्रो जो है कि शायद ये फ़र्स्ट टाइम ये हुआ, इसीलिए इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है। एंड पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र और मेरे लिए बहुत फ़ख्र और ख़ुशी की बात है। ये थी जनाब वफाकी वज़ीर बज़ाहिर बैनुस्सूबाई राब्ता फ़हमीदा मिर्ज़ा, और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और वफाकी हुकूमत की जानिब से उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करके बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने वाले एथलीट ने न सिर्फ फ़हमीदा मिर्ज़ा बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर इसी तरह उनकी हौसला अफजाई की जाती रही तो मुस्तक़बिल में भी वो उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते रहेंगे। मैं अपना डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इधर बुलाया है और हमारी हौसला अफजाई की है, हमें इनाम तकसीमात दिए गए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जैसे अपना डॉक्टर फ़हमीदा साहिबा ने हमें प्राइज़ दिया है, ऐसे मैं अपना पंजाब गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। उन्होंने भी मुझे दिया था और मैं कहता हूँ कि जितने भी दूसरे प्लेयर्स हैं उनको भी दें, उनकी भी हौसला अफजाई करें। हाल ही में नेपाल में होने वाली सैफ गेम्स में मैंने 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया जिसमें मैंने सिल्वर और ब्राउन मेडल हासिल किया। आज हम सारे प्लेयर इधर कैश अवार्ड सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और कैश प्राइज़ से नवाजा। नाम महबूब अली, मैं पाकिस्तान का एथलीट हूँ। अभी जो नेशनल गेम हुई है पेशावर में, मैंने 400 मीटर हेडर में गोल्ड मेडल जीता, और हाल ही में जो सैफ गेम हुई है उधर मैंने भी 400 मीटर हेडर में गोल्ड मेडल जीता। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा का। हम इधर आए इस्लामाबाद, उन्होंने हमें प्राइज़ दी। 13वीं साउथ एशियन गेम्स में मैंने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने 4 मेडल्स हासिल किए हैं। और मैं फ़हमीदा मिर्ज़ा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो कि उन्होंने प्लेयर्स को इनाम तकसीम किए, और मैं गुजारिश करती हूँ पंजाब स्पोर्ट्स से कि वो भी प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। हाल ही में नेपाल में साउथ एशियन गेम में मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, और ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आज हम इस्लामाबाद आए हैं, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा का हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इनाम से नवाजा, और मैं अपील करता हूँ अपनी पंजाब हुकूमत से कि वो भी हमें इसी तरह इनाम से नवाजे। ये तो जनाब वो कामयाब एथलीट थे जिनको इनामी रकम के चेक मिले, शुक्रिया अदा कर रहे थे वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता मोहतरमा फ़हमीदा मिर्ज़ा हुकूमत पाकिस्तान का। लेकिन दूसरी तरफ शिकवे शिकायतें भी हैं, और ये शिकवे शिकायतें सामने आ रही हैं जनाब पाकिस्तान स्नूकर की तरफ से, जो एक ऐसा खेल है पाकिस्तान के लिए जिसमें पाकिस्तान माजी और हाल में काफ़ी उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करता रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान मेडल टूर्नामेंट जीतता रहा है, और 2 बार के वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद आसिफ ने हुकूमत से शिकवा किया है। वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा से दरख्वास्त की है कि आपने तमाम लोगों को अप्रिशिएट किया, उनको इनामात दिए, लेकिन आप स्नूकर को भूल गए। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और स्नूकर 2 टाइम स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियन, और मैं 2012 और 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था। और मैं थोड़ा सा एक बात पैगाम देना चाह रहा था कि एक दो दिन पहले हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं IPC की डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहबा, उन्होंने सेफ गेम्स में जो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करके आए हैं वहाँ पे, तो उनको कुछ इनामात की शक्ल में पैसे दिए हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें होना चाहिए। प्लेयर्स को इनकरेज करने के लिए, प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए ये ज़रूरी चीज़ होना चाहिए।
तो मैं जब जीत के आया था तो तब मैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा के पास भी गया था और हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात हो नहीं सकी। तो अब मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं पिछले 6 माह पहले मैं जीत के आया था, तो उसके बाद तक अभी तक मुझे कोई जो है वो प्राइज़ मनी नहीं दी गई, मुझे कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। तो लिहाजा जैसे उनको अवार्ड दिया गया है तो मुझे भी दिया जाए। 2 मरतबा पाकिस्तान को वर्ल्ड टाइटल जिताने वाले QS मोहम्मद आसिफ की गुफ्तगू आपने देखी और इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए अब हम चलेंगे आलमगीर शेख साहब की तरफ, जो कि पाकिस्तान ब्लेड स्नूकर एसोसिएशन के को चेयरमैन हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर शेख साहब, फहमीदा मिर्ज़ा साहबा के साथ आपने कई मुलाकातें की हैं अपने वफ़द के साथ, लेकिन अब जबकि फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने स्पोर्ट्स में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी एथलीट्स को इनामी रकूम के चेक दिए तो वो आपके खेल को भूल गई और आसिफ जो है अपने लबों पर शिकवा भी लिया है। बड़ी खुश आइन बात है कि आप स्क्वाश वालों को पैसे दें या जिनको भी दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम तो चाहते हैं सबको पैसे दिए जाएं। मगर आप देख लें कि पिछले 2012 से लेके आज तक हमने हम किस आदमी से नहीं मिले। हम अभी अलवी साहब से मिले जाके, फहमीदा मिर्ज़ा से हम 2 दफ़ा जाके मिले, हम सबसे जाके मिले हैं। और हम देखिए पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि दी हाई ऑफिशियल टॉप लेवल पे जितने भी लोग हैं हम उनसे जाके रिक्वेस्ट कर लें। और आप यकीन करें, हमने इमरान खान साहब को भी 8-10 लेटर लिखे हैं, फहमीदा मिर्ज़ा को 15 लेटर लिखे हैं, अलवी साहब को ऑडियंस के लिए हमने कोई 7-8 लेटर लिखे थे। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम ये सारे काम करेंगे। उन्होंने आसिफ को एश्योरेंस दी, पर्सनल एश्योरेंस। अगर उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं करेंगे तो हमारे पास सिवाय इसके कि हम ये बदकिस्मती और बदनसीबी का रोना रो के आसिफ को हम तसल्ली दे सकते हैं। मगर हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जैसे ही थोड़े से हालात बेहतर हों तो फिर हम हमारी मिनिस्टर है, क्योंकि हमें तो जाना पड़ेगा उनके पास और हम जाएंगे, 10 दफ़ा जाएंगे। फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे हम कानून और वो इंसाफ मांगते हैं कि लड़कों को आप प्रमोट करें। पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन या अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, हम अपने पैसों की तो बात ही नहीं कर रहे। तो हमने वर्ल्ड कप पे जितने पैसे लगाए, ये किया, वो फेडरेशन ने अपनी जेब से पैसे लगाए। आज 1.5 साल से 1 रुपया नहीं मिला किसी भी फेडरेशन को। पिछले साल जून में दिए थे इन्होंने। तो वो पैसे तो हम किसी से मांग ही नहीं रहे, ना एनुअल ग्रांट मांग रहे हैं, ना स्पेशल ग्रांट मांग रहे हैं। हर किस्म की ग्रांट बंद है। हम तो कह रहे हैं सिर्फ आसिफ को दे दीजिए पैसे, हम अपने लिए तो पैसे मांग भी नहीं रहे। और उसके बावजूद भी अगर वो ना दें पैसे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है उनकी। कोई दो राय नहीं है इसमें। आलमगीर शेख साहब, जिस तरह आप वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता से शिकवा कर रहे हैं, आपने कहा कि सदर पाकिस्तान से भी आपने मुलाकात की, लेकिन आपकी कोई किसी सतह पर सुनवाई हो नहीं रही है, तो ये आपके लिए किस हद तक अफसोसनाक सूरत हाल है कि स्नूकर का खेल जो पाकिस्तान में मेडल्स लाने के हवाले से कभी पीछे नहीं रहा, उसको इस तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, मैं जब पहली दफ़ा आसिफ को वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी लेकर मिलने गए तो वो बहुत उन्होंने हमारे को वेलकम किया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई देखिए, इसका 1 करोड़ रुपये बनता है, अगर आप 1 करोड़ रुपये नहीं देती हैं तो कुछ ऐसी टोकन मनी दे दीजिए कि एक वर्ल्ड चैम्पियन आपके घर चल कर आया है, इसको कुछ पैसे तो दें। तो उन्होंने मुझे या साफ कहा कि हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है कि हम किसी को दे सकें। तो इसके बाद फिर इतना ब्लंट किस्म का जवाब देने के बाद तो हम खामोश हो गए। मैं, मुनव्वर और आसिफ गए थे, तो उन्होंने बड़ी ही अजीब व गरीब तरीके से हमें मना किया और हम खामोश होकर वापस आ गए। लेकिन शेख साहब, पाकिस्तान स्नूकर के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में आप इस खेल को चला रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कैलेंडर है वो बहुत सारे मामलात में अप टू डेट नहीं रहता, लेकिन स्नूकर में टूर्नामेंट कब कहाँ, जूनियर सतह पर, सीनियर सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान कहाँ खेलेगा, ये सब कुछ ऑन बोर्ड है। फिर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर भी आपका मीडिया पार्टनर है। इस अंदाज में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, मरबूत हिकमत अमली के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। देखिए याया, मैं समझता हूँ कि जैसे जियो के साथ हमारा एफिलेशन आज का नहीं है, बहुत पुराना है। उस ज़माने में जब जियो पे बैन लगा था तो हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ 8 महीने के लिए बंद कर दी थी, हमने सारे टूर्नामेंट बंद कर दिए थे। तो जियो के साथ हमारी एफिलेशन तो बहुत पुरानी है। मगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अगर किसी तरीके से मीडिया, पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और ये न्यूज़ मीडिया और पेपर मीडिया जितना भी है, ये फुल तरीके से हमें सपोर्ट कर दें तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली इस इशू को उठाया जाए
तो बहुत सपोर्ट मिलेगी। और मीडिया की सपोर्ट हमें मिलती रही है, क्योंकि हम सारे टूर्नामेंट कराची में करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि हमें मीडिया का माइलेज बहुत मिलता है। मगर इस जैसे सिनेरियो के ऊपर हमने अपना सब दोस्तों से मशवरा किया, अगर ये सारे के सारे दोस्त जैसे आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सारे के सारे दोस्त अगर आज इस पॉइंट को रेस करें सोशल मीडिया पे, ट्वीट पे, फेसबुक पे, अपने न्यूज़ चैनल्स में और हर जगह पर, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इसको स्ट्रेंथ मिलेगी। बट वो स्ट्रेंथ मिल इसलिए नहीं रही कि मीडिया की हमें पूरी सपोर्ट इस वक्त इसमें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, जो मिलती है। मीडिया से आप शिकवा कर रहे हैं कि आपको वो इस वक्त सपोर्ट नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। हालांकि मीडिया तो हमेशा आपके टूर्नामेंट्स को कवर करता रहा है। आलमगीर शेख साहब, माजी और हाल को आप इस वक्त किस तरह मवाजना करना चाहेंगे? माजी में अगर मैं जाऊं तो अली असगर वली का जब पाकिस्तान स्नूकर को रन किया करते थे तो मीडिया जिस तरह इस खेल को सपोर्ट करता था, आप कह रहे हैं कि अब नहीं करता? नहीं आया। मैं आपको एक बात बताऊं, उस ज़माने में हमारा एक स्पॉन्सर था, आई एम श्योर आप मुझे नाम नहीं मना करेंगे, वो हमें बड़ी स्पॉन्सरशिप दे देती थी। उस वक्त हम एक चैम्पियनशिप करते थे, एक सीनियर चैम्पियनशिप या 2-3 टूर्नामेंट कर लेते थे, वर्ल्ड और एशियन खेलते थे सिर्फ। अब 7-8 टूर्नामेंट इंटरनेशनल हो गए हैं। हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है वो 8 टूर्नामेंट तो डोमेस्टिक हो गए हैं, 4 जूनियर्स हो गए हैं, 3 सीनियर हो गए। तो हमारा बजट बड़ा एक्सपेंड हो गया, वो एक टूर्नामेंट की हद तक रहा नहीं है। तो मीडिया से तो हमारे ताल्लुकात मैं समझता हूँ उस वक़्त से अब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और सबसे हम बहुत क्लोज हैं और हमारे सब बहुत सपोर्टर हैं। मैं सिर्फ मीडिया को ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस किस्म के केसेस के ऊपर फुल फ्लैश सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल इशू है कि आपका एक वर्ल्ड चैम्पियन जो पाकिस्तान का एक एसेट है उसके साथ इतनी ज़्यादती दूसरी दफ़ा हुई। और दुनिया में कितने प्लेयर ऐसे हैं, जहांगीर खान के बाद मैं समझता हूँ ये शेर जहांगीर का, कि कौन सा आदमी 2 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता होगा? बहुत कम लोग हैं। तो अगर हम अपने हीरोज़ की इज़्ज़त नहीं करेंगे और ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अगर इस मामले में अपना रोल अदा नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस अपना रोल अदा नहीं करेगा, हम सबको लेटर लिख चुके हैं। अब मेरे पास आइए या मुझे किसी दिन बुलाइए, मैं सारी फाइलें ला के दिखाता हूँ कि मैंने 15-15 लेटर कम से कम लिखे हैं इस 6 महीने में, 8 महीने में। प्रेसिडेंट साहब को लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लिखे, मिनिस्टर को लिखे, स्पोर्ट्स बोर्ड को लिखे, फाइल भरी हुई है लेटर्स की डेट के साथ और रिसीविंग्स है। तो हम इतना ही कर सकते हैं। इसके अलावा या तो फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन कुछ और है, वो हम बाद में जाके सोचेंगे क्या करना है। को चेयरमैन पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन आलमगीर शेख हमारे साथ मौजूद थे। शिकवा कर रहे थे वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान से कि उन्होंने अगर कामयाब एथलीट में इनामी रकूम के चेक तकसीम किए तो इस तनाजुर में वो पाकिस्तान के एक ऐसे खेल को भूल गए जो 1994 में हॉकी, स्क्वॉश और क्रिकेट के साथ न सिर्फ वर्ल्ड चैम्पियन था बल्कि अब भी ये खेल बड़ी मरबूत हिकमत अमली के साथ अपने कदम जमाए हुए है। डोमेस्टिक सतह पर अगर हम बात करते हैं इस खेल की या बैनुल-अक़वामी सतह पर, यह पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की अलामत है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, बैनुल-सूबाई राब्ते की वज़ीर और स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनामी रकूम के चेक देते हुए इस खेल के खिलाड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।